अस्सलाम वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। इमरान खान साहब की रिहाई क्या जल्द होने जा रही है? क्योंकि जो इस वक्त इवेंट्स हैं उनको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड के बाद आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई है पहली, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप तो अच्छा इसका खबर लेके आ रही हैं कि इमरान खान की रिहाई करीब है। सर मैं सवाल लेकर आई हूँ, खबर तो आप देंगे। अच्छा, सवाल लेके नहीं, खबर तो देखें, पाकिस्तान में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन हम जो वाक़यात हो रहे हैं, इवेंट्स का आपने जिक्र किया, उसमें हम सबको अगर बारी बारी एनालाइज कर लें तो हमें शायद कुछ समझ आ जाए कि हो क्या रहा है और क्या रिहाई वाकई करीब है या नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को? आज सबसे पहले तो फुल कोर्ट का जो मीटिंग हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस का मूड बदला हुआ है, जिस तरीके से वो पिछले दिनों कमेटी में भी तब्दीली हुई है, क्योंकि उससे मेरे ख्याल में चीजें डिटरमिन होंगी कि पीटीआई के साथ क्या होने मेरा जा नहीं रहा है। ख्याल ये नाइंसाफ़ी होगी चीफ जस्टिस के मूड को असेस करना इतना जल्दी। मुझे जो मूड असेस करना मैं हुकूमत का अगर करूं तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूड हुकूमत का अच्छा नहीं है। अच्छा। और किस अच्छा हुआ हवाले से? नहीं है अभी भी। अच्छा। मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो भी तरमीम लाए उसके तहत जो कुछ भी उन्होंने अपॉइंटमेंट की है उसमें हुकूमत का मूड अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बात हम करें इमरान खान की रिहाई करीब है या नहीं है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उसमें देखें बात यह है कि इमरान खान की रिहाई डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे: पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान पर गैर मुल्की दबाव। अच्छा। जिसमें अमेरिका और बरतानिया बहुत अहम ममालिक हैं। ये आप इन तीनों चीज़ों को जब साइड बाय साइड चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान की रिहाई करीब है या नहीं है। मसलन अमेरिका और बरतानिया से शुरू कर लेते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के सेनेटर्स ने ख़त लिखा है जो बाइडेन को, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वहाँ पे वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि जितने सेनेटर्स हैं, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ज़रिए बाइडेन इंतज़ामिया पे दबाव डाला जाए। हालांकि उसके आखिरी 2-3 महीने रह गए हैं। फिर उसके बाद ट्रंप को सपोर्ट कर रही है ज़्यादातर। अभी ट्रंप ने जो मुसलमानों से वहाँ खिताब भी किया है उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे थे, तो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जितने रह रहे हैं अमेरिका में या वेस्ट में, उनका ख्याल है कि ट्रंप के आने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ऑलरेडी वोट, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ट्रंप जिस तरह वोट वहां विन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानियों के, इसी तरह बाइडेन इंतजामिया भी कोशिश कर रही है पाकिस्तानियों के वोट विन करने के लिए, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है इस वक्त। उसमें बाइडेन इंतजामिया ये चाहती है कि कुछ रिलीफ इमरान खान को मिल जाए ताकि वो वहां पाकिस्तानी वोटर्स को अपनी तरफ ला Attract कर सके। सके। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है या खुशकिस्मती समझ लें कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका पाकिस्तान से लेना देना तो कुछ खास है नहीं सिवाय हैंडसमनेस के और इस तरह की बातें करने के। तो वो ज़्यादा तादाद, अक्सरियत है, वो तमाम उस तरफ है, खान साहब की तरफ उसका। और वो इस वक्त इलेक्शन के नज़दीक वो अपनी इस लॉबिंग को, पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी इंतजामिया पे। इसलिए बाइडेन इंतजामिया ने दबाव डाला हुआ है पाकिस्तान पे। ये जो आपको अचानक अदालती रिलीफ नजर आना शुरू हो गए हैं ना, देखिए क्या क्या हुआ है। बुशा बीबी रिहा हुई, पहले एक केस में रिहा होती थी तो उन्हें बाहर से दोबारा किसी ना किसी गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, वो यहाँ से निकली हैं और पेशावर चली गई, उन्हें कहीं रास्ते में नहीं रोका गया। वहाँ वो बैठ गई हैं और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ वो बैकग्राउंड से सियासी जो मामलात हैं उनको भी वो धागे खींच रही हैं और अच्छा। हाँ, पुश एंड पुल कर रही हैं स्ट्रिंग्स। अब ये जो हुआ है उसके साथ ही क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद ये हुआ है कि अलीमा खान और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भी रिहाई मिल गई, अदालतों ने उनको भी रिहाई। अब मुझे ये बताइए, अचानक तो नहीं होता ना। अब पहले इतनी यही अदालतें एक केस में उन्हें जमानत देती थी तो यही हुकूमत, यही इंतजामिया और एक केस लेके आ जाती थी, उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इस दफा नहीं हुआ। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि ये दोनों को बैक वक्त छोड़ने का मकसद कुछ और है। जी, ये भी इस पे भी आते हैं। अच्छा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही तो हम डिस्कस करते हैं इस मुल्क में, और चलता क्या है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो अब ये जो वो जो आप जिस तरह इशारा करें वो नंद भावेश ग्रुप, वो ही ना। बिल्कुल। तो वो एक बात हो रही है कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसने जब देखा कि बुशरा बीबी को काउंटर करने का बेहतरीन तरीका है कि अलीमा खान और उज़मा खान भी बाहर हों,
तो दोनों अपनी नई अपनी स्ट्रैटेजी है ग्रुपिंग, ये नई स्ट्रैटेजी। लेकिन इससे ये एक दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि इनको रिलीफ देने से जो पाकिस्तान पे दबाव बैरूनी आया हुआ था उसको कम किया गया है कि देखें हमने ये छोड़ दिया, अगर इमरान खान साहब बिहेव करेंगे तो उनको भी रिहाई मिल सकती है। लेकिन इमरान खान का खाली बिहेव करने का मसला नहीं है, मसला ये भी है कि वो क्या डील करते हैं, डील करनी पड़ेगी। और इसका बहुत ज़्यादा लिंक है एक ऐसे केस से जो अभी तक जिसका फैसला नहीं आया, वो है जनरल फैज़ का केस। फील्ड कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, वो क्या सबूत हैं उस केस में हुकूमती इदारों के पास, वो किस तरह खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं वो सबूत। उसमें जो 27वीं तरमीम है जो अभी जिसकी बातें हो रही हैं, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाज़त पार्लियामेंट से मिलती है कि नहीं मिलती, उन मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का ट्रायल उन सबूतों की बुनियाद पे हो सकता है या नहीं हो सकता जो जनरल फैज़ से सबूत मिले हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अब बैरूनी दबाव, अब अदालत में आपने जैसे भी फुल कोर्ट का जिक्र किया, उनकी एक प्रेस रिलीज आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम एफिशिएंसी पे तवज्जो देंगे और असेस करेंगे परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये किया है ना आज उन्होंने, फुल कोर्ट मीटिंग में बड़ा अच्छा हुआ है। तो एक वहदत या एक प्लेटफॉर्म पे तमाम जजेस आए हैं बज़ाहिर, जो हमें नजर आया है। लेटेस्ट फिगर्स भी शेयर किए हैं कि कितने केसेस हैं, 59,191 अभी तक पेंडेंसी है। जी जी, तो वो अब देखना ये है कि ये जो एक बज़ाहिर एक पेज पे अदलिया के तमाम जजेस हैं, इससे हुकूमत पॉजिटिव मैसेज लेती है, नेगेटिव लेती है, क्योंकि दूसरी तरफ से 27वीं तरमीम भी आ रही है। उस 27वीं तरमीम में क्या होगा उस पर अभी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मज़ीद अदलिया को किस तरह से अपने दायरा कार के अंदर रखने पे काम हो सकता है, ये बात उसमें होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स का मैंने आपको जैसे जिक्र किया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अदालत की जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि रिजर्व सीट्स का जो एप्लीकेशन नहीं थी दी गई, वो अब नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद वो पीटीआई ने वो फाइल कर दी है। इसका मतलब है उनको हवा बदली हुई महसूस हो रही है पीटीआई को। दूसरा उन्होंने ये किया है कि एक बलूचिस्तान बार ने शायद और भी कुछ लोगों ने जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि इन्होंने रिजर्व सीट्स का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, ये पहले नहीं किया था। ठीक है, अब ये किस बुनियाद पे, किस उम्मीद पे पीटीआई ने ये सब कुछ फौरन किया है नए चीफ जस्टिस साहब के आने पे। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी की तश्कील 9 की गई है, जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी डाला गया है, उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उम्मीद दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम इससे दबाव बढ़ा सकते हैं हुकूमत पे। अगर फैसले हमारे हक में आ गए तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मज़ीद करीब आ जाएगी। और उसमें मैंने जैसे बताया बैरूनी दबाव, और अगर ट्रंप आया तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे जो मर्जी कहें आप, ट्रंप को पाकिस्तानी जो वहाँ बैठे हैं वो ट्रंप पे शुरू में ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ट्रंप अगर आगे तो उसने दिखाना तो है ना आगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है। और फिर बरतानिया का, सॉरी मैं जिक्र करना ही भूल गया, बरतानिया में जितने भी प्रो इसराइल और अमेरिका में भी सेनेटर्स प्रो इसराइल हैं, बहुत सारे अल्ट्रा वाइट नेशनलिस्ट हैं। इसी तरह यूके में भी जो प्रो इसराइल लॉबी है, जो वो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, बहुत सारों ने साइन किए हैं, 20 ने किए हैं। वो तमाम तादाद तो कुछ जो है 1600 कुछ है, 1400 कुछ है, 1500 के करीब, उनमें से 20 ने किए, तो नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी वही है जो प्रो इसराइल। अब वो उनका इन्फ्लुएंस कितना है वहाँ की पार्लियामेंट पे, वहाँ की इंतजामिया पे, वहाँ की हुकूमत पे, वहाँ के मीडिया पे, वह हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को मिलाएं, मसला वहाँ के दबाव का नहीं है, मसला कि हमारे यहाँ जो दबाव लेने वाले हैं, क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर जाएं, ये है असल सवाल। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर से अदालत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है। और सियासत मैंने आपको बता दी है कि जो अली मीन गंडापुर नाकाम रहे हैं जिन चीज़ों में, अब उसमें नई स्ट्रैटेजी के तहत उस पर कुछ किया जाएगा, और उस नई स्ट्रैटेजी में डील भी हो सकती है, जिससे हो सकता है कि हुकूमत की बदली का तरीक़ाकार
पार्लियामेंट के बाहर ना हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। ठीक है, तो जब ये सब कुछ अगर होगा तो इमरान खान की रिहाई तभी मुमकिन होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, खान साहब को भी ये बात पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, जब तक ये डील नहीं होती कोई, तब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी बगैर डील के। और उसका जो अभी आज अलीमा खान साहिबा ने भी जो बात की है कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मैं ये जो बातें आपसे कर रही हूँ, तो बातें उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है कैद तन्हाई के जरिए, और इसलिए ताकि वो मर जाए और कहा जाए कि हार्ट अटैक हो गया था। अब देखिए, मैं तो एक बार इस बात पे हैरान हूँ कि बहन अपने भाई के बारे में, इकलौते भाई के बारे में इतनी सख्त बातें कर जाती हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको सेहत दे, लेकिन इस तरह इस्तेमाल करना, जज्बाती तरीके से लोगों को इस्तेमाल करना, ये सब वही सियासत है जिसके ज़रिए दबाव डाला जाएगा, मजलूमियत का तासुर उभारा जाएगा। मतलब दूसरी बहन नौरीन साहिबा ने ये कहा है कि कोशिश की जा रही है कि डील कर लीजिएगा, लेकिन नहीं करेंगे, लंगर का खाना दिया जा रहा है, शेविंग किट वापस ले ली। मैंने यासिर हकीम साहब से, अपने रिपोर्टर से आज पूछा है, मैंने कहा खान साहब की दाढ़ी बढ़ गई? कहते नहीं, फ्रेश शेव की हुई थी उन्होंने। मैंने कहा बहन तो बाहर ये कह रही हैं। कहते जी बाहर जो भी कहें, खान साहब अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ उनका और उनके स्टाफ को ही रखा हुआ है ना, बाकी कैदियों के साथ तो नहीं उसको रखा जा रहा, ना रखा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए अलग इंतजाम हैं, अलग खाना है, तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो जो मर्जी बाहर आके कोई कहे, या तो अंदर से कोई जो फिल्म बनाते कैमरे लगे वो दिखा दें। तो ये अब हो रही रहा, झूठ, वो क्या उनका ख्याल था कि ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल। तो झूठ क्यों बोला जा रहा है? हमदर्दी हासिल करने के लिए। हमदर्दी क्यों हासिल की जा रही है? ताकि दबाव डाला जाए हुकूमत पे और इस्टेब्लिशमेंट पे, और वो किस लिए कि रिहाई हो। तो रिहाई के लिए फॉरेन फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड जुडिशियल फैक्टर्स। ठीक है, दबाव डाला जाए, यहाँ तक तो ठीक है। दबाव क्या डल भी जाएगा? क्या हुकूमत इतना प्रेशर ले लेगी कि फिर रिहाई मुमकिन हो? देखिए, मैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, मसलन मैं यूट्यूबर्स की बात कर लेता हूँ, मीडिया के कुछ लोगों की बात कर लेता हूँ जो हमेशा मुहिब्बे वतन होते हैं, हमेशा हुकूमत कोई आए कोई जाए, उनका जरिया आमदनी जारी रहता है। तो वतन तो वही है ना। ठीक है, उनका आप देख लें वो क्या बातें कर रहे हैं। कुछ सियासतदान हैं, वो भी कोई हुकूमत आए या ना आए, उनका किबला एक ही तरफ होता है। वो देख लें क्या कह रहे हैं अभी, और वो खान साहब के कितना करीब है, और खान साहब की कैसी बातें करें, दोनों यूट्यूबर्स, मीडिया वाले भी और वो सियासतदान भी। तो उससे तो लगता है कि गेम ऑन है। अच्छा जी, अब आप देखें कि कल कितनी लड़ाई हो रही थी ट्विटर पे, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है, नंद भावज ग्रुप और पता नहीं वकीलों का ग्रुप, और सलमान अकरम राजा ने और फवाद चौधरी ने गालियां निकाल रहे हैं। आज क्या हुआ है? सुलह हो गई है। ये सब किसके बंदे हैं? ये आप अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बाद अल्लाह के बंदों के बंदे, अल्लाह के बाद अल्लाह के बंदों के बंदे हैं ये सब। अब ये जो सुलह करवाई है इमरान खान ने, क्यों करवाई है मुझे बताएं ना। अगर ये अल्लाह के बंदों के बंदे हैं ये सारे ही, तो इनकी सुलह क्यों करवाई है? ताकि ये जुड़ के रहें और अल्लाह के बंदों से सही तरीके से बात करें। तो अब ये अल्लाह के बंदों के जो बंदे हैं ना, इनमें आज सुलह हो गई है। फवाद चौधरी में भी सुलह हो गई, फैसल चौधरी की भी सलमान अकरम राजा सुलह करवा दी गई, और कान में बातें, सरगोशियों में बातें हुई हैं आज। तो ये जब सरगोशियों में बातें हो रही हैं, बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, अलीमा खान और उज़मा खान बाहर आ गई हैं, खान साहब के बाहर आने की बातें हो रही हैं, और जो अल्लाह के बंदों के बंदे हैं मीडिया में और सियासत में, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, खान साहब की सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ उन पे उनका रिस्क लगा हुआ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें, डॉलर्स मिल रहे हैं उनको, कोई रोक टोक नहीं है। ये क्या है? ये पता चलता है आपको हिकमत अमली क्या है। तो हिकमत अमली यही है, और उसमें मैं एक बात जाने से पहले ये करना चाहूँगा, पता नहीं आपके पास कोई सवाल है तो कर लें, लेकिन मैं एक आज फेसबुक पे एक पोस्ट आई है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक, अच्छा, उनका एक फेसबुक पेज है जो तस्दीक शुदा है कि उन्हीं का है। अच्छा, इसलिए वो कोई फेक अकाउंट नहीं है, ना कोई उसमें फेक बात। उसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपने कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो करना है, लेकिन वो मैं आखिर में पूछ लेती हूँ, आप कर लें अपनी बात कंप्लीट। आप इसी से रिलेटेड है तो अभी कर लें। मैंने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक सवाल अच्छा चलो ठीक है, वो आखिर में कर लेते हैं। वो भी एक डेवलपमेंट है, वो बाहर गए, अमेरिका यात्रा पे गए हैं, अमेरिका बाइडेन इंतजामिया से बात करने, और ट्रंप आने वाला है। चले
तो अब वो जो डॉक्टर मुश्ताक जो हैं, जो काजी फाइज साहब के सेक्रेटरी हैं, और बड़ा मुश्किल वक्त उनके साथ उन्होंने गुजारा, जितना प्रोपेगेंडा हुआ उनके, उन्होंने आज एक फेसबुक पे ना बड़ी ही आंखें खोलने वाली पोस्ट शेयर की है। मैं वो उसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती हो रही है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये पोस्ट मैं इसलिए दिखा भी रहा हूँ टीवी पे, स्क्रीन पे, और ताकि मैं अरबाब इख्तियार, अदलिया के अरबाब इख्तियार, खास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो आए हैं और जिन्होंने आज फुल कोर्ट मीटिंग की और उसमें कहा कि हम एफिशिएंसी बेहतर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और असेस करेंगे परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट की, जो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे एक हाथ बांध के दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुअद्दबाना, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, कि वो जो ट्रस्ट है ना लोगों का इस अदलिया पे, वो बहाल करें। लोग समझते हैं यहाँ अदलिया के ज़्यादातर जजेस खाओ पियो हैं और सरकारी वसाइल को वो उजाड़ते हैं, तबाह करते हैं। और मैं करप्शन पे बात नहीं करना चाहता जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो, लेकिन सरकारी वसाइल को जिस तरह उधेड़ते हैं और जिस तरह अपने बाप का माल समझ के, बाकी भी महकमे ऐसे करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो इन सब चीज़ों से बड़ा होना चाहिए। वो तो गॉडली जॉब कर रहे हैं, उनके बाद वो अगर किसी को सजाए मौत दे दें तो फिर तो कोई रुक नहीं सकता। अल्लाह मियाँ ही शायद रोके तो रोके, और तो नहीं रुक सकती। तो उनका कंडक्ट अगर ये है जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने लिखा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अफसोसनाक और खतरनाक और शर्मनाक बात है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और लिखे, सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती हो रही थी तो ऑफिस से एक फाइल आई जिसपे लिखा हुआ था कि रवायत ये रही है कि नए जज की आमद पर उसके लिए नई गाड़ी खरीदी जाती है और एक पुरानी गाड़ी दी जाती है। देखें, जज साहब आए हैं कहीं से ट्रांसफर होकर, उनको नई गाड़ी, वो फाइल गई काजी फाइज साहब के सामने, उन्होंने उस पर लिख दिया कि और 2018 मॉडल, ये तकरीबन उस वक्त तक ये गाड़ी 4-5 साल पुरानी थी, तो और थोड़ी सी माइलेज हुई थी उसकी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो पुरानी हो गई है, एक नई उनको दिलाई जाए। काजी साहब ने कहा कि जी ये, काजी फाइज साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और फाइल वापस कर दी। तो जो फाइल वापस की तो यकीन ही नहीं आया उन लोगों को कि नए जज साहब आए हैं हाई कोर्ट से ऊपर और उनको नई गाड़ी नहीं दी गई। ओ हो। अब आप सोचें कि ये जब ख्वाहिशात का लेवल ये हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कि मेरे लिए नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी 4-5 साल जिसकी माइलेज भी कोई नहीं है खास, वो मैं उस पर नहीं बैठूंगा। वो रहे, वो बीवी बच्चों के काम आए, वो दूध लाने के काम आए, मार्केट से सब्जी लाने के काम आए, लेकिन मैं नई खुशबूदार गाड़ी में बैठूंगा। ये टैक्स पेयर्स के पैसे की इज्जत ये करते हैं। आप समझ आ रही है आपको काजी फाइज साहब के खिलाफ अक्सरियत क्यों थी और ये जज कौन थे? मैं ये भी इस पे भी बात करता हूँ। और फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा थे ये जज। फिर एक और फाइल आई कि यही जो नए जज साहब आए हैं, इनका जाती घर जो एक दूसरे शहर में है उसको सरकारी रिहायशगाह तस्वर किया जाए ताकि उसको रेनोवेट किया जाए, उस पर करोड़ों रुपए लगाया जाए, उसको नया फर्नीचर, पेंट शेंट, नई चीजें लगा दी जाए। वो सरकारी रिहायशगाह है, लेकिन जाहिर है रहना तो इस्लामाबाद में है, सुप्रीम कोर्ट तो इस्लामाबाद में है। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो एक जजेस कॉलोनी है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बड़े बड़े घर मुख्तस किए गए, बनाए गए हैं टैक्स, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसे से, उसमें तो वो रहेंगे ही ना, उसमें तो रहना है। अच्छा, उधर भी रहना है। वो जो सरकारी उसको करार दिया जाए, सरकारी करार दिया जाए उसको, ठीक है, सरकारी करार देंगे। वो जो दूसरे दूर शहर में है तो वो पैसा हुकूमत का लग गया, यहाँ पे सरकारी घर बना हुआ है, उसमें तो रहना ही रहना है। उसको आप आरामगाह का दर्जा दे दें, रेस्ट हाउस। अब फर्क क्या? ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, ये सब कुछ लिखा है उन्होंने, डॉक्टर मुश्ताक ने। आंखें खोली हैं हमारी भी। मेरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी आंखें खुलेंगी, जमीर भी जागेगा ये सब बातें सुन के। क्या लिखा है उन्होंने लिखा कि आरामगाह और रहायशगाह में फर्क, तो मैंने रहायशगाह का बता दिया, सब कुछ सरकार का लगेगा। आरामगाह में ये है कि अगर यहाँ जो घर जिसमें वो जज साहब शिफ्ट हुए हैं उसको सरकारी रहायशगाह करार दे दिया जाता तो अपना फर्नीचर लाना पड़ता, अपने एसी लाने पड़ते, अपने तौलिए, अपनी बेडशीट्स, अपने टिश्यू पेपर तक अपने लाने पड़ते। इस गरीब मुल्क के जज ये कर सकते हैं, बहुत बुरी बात है। अपना पैसा तो नहीं इन चीजों पे खर्च करना, तो इसको क्या करें? इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसको आरामगाह डिक्लेयर कर देते हैं, रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा एसी भी सरकार प्रोवाइड करे, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसों से लगाए जाएंगे, बेडशीट्स भी वहीं से आएंगी,
तौलिए तक भी रोजाना नए लगाए जाएंगे, धोबी को दिए जाएंगे, और वो सारा खर्चा, और टिश्यू पेपर के डिब्बे और टॉयलेट पेपर जितने भी इस्तेमाल होंगे वो टैक्स पेयर्स की जेब से निकाले जाएंगे, क्योंकि जज साहब की सरकारी रहायश का तो इस्लामाबाद से बहुत दूर है। तो वहां तो वीकेंड पे जाना है ना, तो वहां रहना है, तो वो तो सरकारी रहायश, लेकिन यहां तो काम कर रहे हैं, तो ये रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर दो। तो इसे कहते हैं चौपड़ियां दो। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मेंटल लेवल अगर ये है, तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से हाथ बांध के गुजारिश है कि प्लीज उनके लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाएं, उन्हें बताएं जज का मुकाम क्या होता है, और जज को इतने छोटे छोटे लालच से बड़ा होना चाहिए। ये अगर छोटे छोटे लालच पे इतना है तो बड़े लालच क्या करते हैं। अब आप, मैं इसको, गाड़ी मिली या नहीं मिली, और नाम नहीं मिली गाड़ी ना। अच्छा। काजी साहब का कसूर क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, काजी साहब इज मिसअंडरस्टूड। उनका कसूर ये है कि काजी साहब ने गाड़ी से इनकार कर दिया, तो बस फाइल बंद हो गई, तकलीफ हुई, परेशानी हुई। तो मैं आपको ये बताना, हमने एक रिसर्च की, बल्कि आप मेरी टीम ने की है, और उसमें क्या लिखा गया मैं बताता हूँ। तैमूर ने की और आपने की है, शायद अरूज ने भी की होगी, ताहा ने भी की होगी, आई डोंट नो किसने की, लेकिन रिसर्च हुई है। उसमें ये हमने देखा कि काजी फायज साहब के टेन्योर में कौन कौन से जजेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। तो हमें पता चला कि नवंबर 2023 में जस्टिस इरफान सादत खान, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, वो उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट थे, उनको मार्च 11 2024 को वो किया गया, एलिवेट किया गया। उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको जून 25 2024 में एलिवेट किया गया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जून 25 2024 को उनको एलिवेट किया गया, सेम डे। और फिर सेम डे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जज लाहौर हाई कोर्ट, उनको भी जून 25 2024 में। तो ये 5 जजेस हैं जिनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया। इसमें से एक जज हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज, जिनके मैंने ये 2 वाक़यात आपको बताए हैं जो कि डॉक्टर मुश्ताक ने कोट किए हैं। मैं इन मोहतरम जज साहब का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि वो जज साहब भी सुन रहे होंगे, अल्लाह करे सुने, और चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब भी सुन रहे होंगे। तो वो सोच लें, क्या एक गरीब मुल्क के जजेस जिनकी सैलियाँ मिलियंस में हो, % प्रिविलेज हो, बिजली के बिल भी हम दे रहे हो, पानी के बिल भी, पेट्रोल भी हम दे रहे हो उनका और उनके सारे ख़ानदान का, उनको क्या फिर इस तरह एक सरकारी रहायशगाह और एक आरामगाह, इतना काम करते हैं वो हमारे लिए? मेरा तो दिल पसीज गया है। लेकिन ये इतना मैं बता दूं कि इन 5 जजेस को ये सब फैसिलिटीज नहीं मिली काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में। कुछ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये, लेकिन आप पूछना चाह रही हैं वो जजेस, जज कौन है? मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, चलें दे दें। वो आपका अक्सरियती बेंच नहीं है, 8 मेंबर। जी सर। अच्छा। याद है ना, जिन्होंने बहुत फैसला दिया, फिर वजाहतें देते रहे, राइट जी, उन्हीं में से एक जज हैं। अच्छा, चलें ये हम रिव्यू कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका रवाना हो गए हैं लंदन से, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बातें बहुत सारी हो रही हैं कि चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, हमेशा के लिए चले गए हैं, सियासत से जा रहे हैं, क्या? देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके बहुत अजीज करीबी दोस्त हैं अमेरिका में। अच्छा। और बहुत पुराने उनके स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। तो उनकी अहलिया की वफात हो गई है कुछ दिन पहले। अच्छा। उसकी ताज़ियत के लिए वो गए हैं। ओके। और उसकी ताज़ियत अमेरिका में करके तो वो वापस आ जाएंगे लंदन, और फिर वहाँ से पाकिस्तान आ जाएंगे। इसलिए लोगों को अपनी नींद इतनी ज़्यादा ख़राब करने की, ये बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, आसमान कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। चलें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।